टुडेज टॉपिक इज ट्रेड क्रेडिट। हमने रिटेन्ड अर्निंग्स की थी, नाउ ट्रेड क्रेडिट। 25 लास्ट डेट है, आई डोंट नो बट ऐसा कुछ है। आप जितनी जल्दी हो आप करवा दीजिए, ठीक है। ट्रेड क्रेडिट, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेड क्रेडिट? ट्रेड क्रेडिट is a credit by which one trader give credit to another, यही होगा ना। या हम when we purchase goods on credit from a trader, ठीक है। तो हम कह सकते हैं means one trader to another for the purchase of goods and services or supply without an immediate payment। जब आप किसी से कोई सामान लेते हैं, क्रेडिट पे सामान लेते हैं और उसी वक्त पेमेंट नहीं करते, दैट इज ट्रेड क्रेडिट, ठीक है ना। आपने सुना हुआ है क्रेडिटर्स का नाम, तो हम क्रेडिट पे सामान लेते हैं। तो ट्रेड क्रेडिट जो है मोस्टली बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में चलता है एंड इट इज ऑल्सो सोर्स ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग। इट इज ग्रांटेड टू दोज कस्टमर्स who have their goodwill in the market, ठीक है ना। हमें जिसका पता होगा, जिसकी रेपुटेशन या गुडविल होगी मार्केट में, हम उसी को क्रेडिट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है ना। हमें पता है उसकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है, वो आज नहीं तो कल हमें पेमेंट कर ही देगा। तो ट्रेड क्रेडिट को हम मर्केंटाइल क्रेडिट भी कहते हैं। ट्रेड क्रेडिट इज ऑल्सो नोन एज मर्केंटाइल क्रेडिट। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ट्रेड क्रेडिट में याद रखने हैं। ये शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग होता है, ठीक है। जब आप शॉर्ट टर्म के लिए किसी को फाइनेंस देना चाहते हैं तो ट्रेड क्रेडिट बहुत ही अच्छा है। सेकंड, नो इंटरेस्ट इज पेबल ऑन ट्रेड क्रेडिट, कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना। एंड इट इज बेस्ड ऑन द फाइनेंशियल स्ट्रेंथ या फाइनेंशियल पोजीशन और द गुडविल ऑफ द बायर, कि कैसी गुडविल है उस हिसाब से आप उसको क्रेडिट देंगे। द वॉल्यूम और द पीरियड किस पे डिपेंड करता है कि क्या परचेजिंग पावर है, डिग्री ऑफ कंपटीशन कैसा है, फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, रेपुटेशन कैसी है, पास्ट रिकॉर्ड कैसा है उसकी पेमेंट देने लेने का। तो काफी फैक्टर्स हैं जो डिपेंड करते हैं ट्रेड क्रेडिट में। क्लियर? व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेड क्रेडिट? It is also known as mercantile credit. It is generally given to the traders for the purchase of goods and services on credit. Next आ जाते हैं merits of trade credit. What are the merits of trade credit? First है it is convenient source of credit, ठीक है। कोई लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं है, बड़ा ही कन्वीनियंट मेथड है। किसी से भी जाके सामान उधार पे ले आओ, बस ये है कि आपकी बनी होनी चाहिए एक दूसरे से, आपकी गुडविल होनी चाहिए, आपको एक दूसरे को जानते हो। ऐसे तो कोई आपको उधार पे नहीं देगा ना, तो कन्वीनियंट मेथड है। सेकंड है रेडी अवेलेबिलिटी है। रेडी टू अवेलेबल मीन्स जो ट्रेड क्रेडिट है वो हमारी वर्दीनेस पे दिया जाता है, हमारी गुडविल पे, हमारी रेपुटेशन पे दिया जाता है। जितनी आपकी अच्छी रेपुटेशन आपको उतना इजीली मिल जाएगा। प्रमोट सेल्स, अपनी सेल्स को इंक्रीज करने के लिए भी क्रेडिट दिया जाता है। अगर आप क्रेडिट नहीं देंगे तो आपकी सेल्स नहीं इंप्रूव होगी, ठीक है ना। हर कोई कैश पे नहीं परचेज करता, मोस्टली जो पर्सन्स होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, वो क्रेडिट पे करते हैं। help in raising inventory level. Trade credit is can be used to finance to increase the inventory of stock. देखिए जितना आप क्रेडिट पे देंगे उतना ही आपकी सेल्स बढ़ेगी, उतना ही आपकी स्टॉक बढ़ेगा, ठीक है ना। अगर आपने इन्वेंट्री लेवल अपना स्टॉक बढ़ाना है तो क्रेडिट देते रहे। नो चार्ज ऑन एसेट, इसके लिए कोई एसेट्स नहीं मॉर्गेज करनी पड़ती, कोई एसेट्स नहीं चार्ज पे देनी पड़ती टू ऑब्टेन एंड क्रेडिट। वेरी इजी एंड कन्वीनियंट मेथड है। क्लियर? एनी डाउट?
लिमिटेशंस की बात करें, रिस्क ऑफ ओवर ट्रेडिंग, रिस्क ऑफ ओवर ट्रेडिंग कैसे होगी? यस, फर्स्ट पॉइंट इज रिस्क ऑफ ओवर ट्रेडिंग या इंडल्ज इन ओवर ट्रेडिंग। इट मीन्स क्या है, देखिए जब आपको इजी और फ्लेक्सिबल वे में क्रेडिट मिल जाता है, उधार मिल जाता है, तो फर्म क्या करती है, ओवर ट्रेडिंग कर लेती है, ओवर परचेजिंग कर लेती है, विच में लीड टू द रिस्क फॉर द फर्म। उसके लिए खतरा किसको है, घूम फिर के हमारी फर्म को ही है, ठीक है ना। परचेज तो जितना मर्जी कर लो, लेकिन पे भी तो करना है ना बाद में, तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं रिस्क ऑफ ओवर ट्रेडिंग हो जाता है। नेक्स्ट है सेकंड पॉइंट, लिमिटेड फंड्स। इसमें आप अगर क्रेडिट ले भी लोगे तो कितने ले लोगे, एक लिमिटेड अमाउंट तक ले सकते हो, एक लिमिटेड टाइम पीरियड तक ले सकते हो, हर से 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, ज्यादा से ज्यादा 1 ईयर। इससे ज्यादा तो आपको कोई क्रेडिट नहीं देगा ना, आप उसको वापस करना ही पड़ेगा। और थर्ड आता है कॉस्टली। ये कॉस्टली मेथड पड़ता है एज कम्पेयर टू अदर मेथड्स। क्यों? क्योंकि जब आप किसी से उधार मांगते हो तो ऑब्वियस है वो आपको चीज के रेट्स बढ़ा के ही देता है उधार पे, ठीक है ना। जब आप कैश पे लेते हो तो रेट अलग मिलता है, जब आप क्रेडिट पे लेते हो तो आपको रेट्स अलग मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि ये कॉस्टली मेथड पड़ता है, ट्रेड क्रेडिट जो है कॉस्टली है। क्लियर? मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, कोई ऐसा पॉइंट? 3 लिमिटेशंस है, रिस्क ऑफ ओवरटेकिंग, लिमिटेड फंड्स एंड कॉस्टली। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा फैक्टरिंग, ये हमने नहीं करना। नेक्स्ट आता है लीज फाइनेंसिंग, ये भी नहीं करना, ये हमारे सिलेबस में है नहीं ना। अब आ जाओ सीधा पब्लिक डिपॉजिट्स। व्हाट डू यू मीन बाय पब्लिक डिपॉजिट्स? Those deposits which are raised directly from the public is known as public deposits. Means जो चीज आप पब्लिक से उठाते हैं, पब्लिक के पैसे लेते हैं, ऑफर उठाते हैं, वो पब्लिक डिपॉजिट्स हो जाता है। इसमें क्या होता है, कंपनी जो है इनवाइट करती है पब्लिक को, कि एडवर्टाइज करती है कि आओ हमारी कंपनी में जो है पैसा लगाओ, ठीक है ना। और ये मीडियम और शॉर्ट टर्म जो हमारी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है उसको इम्प्रूव करता है, ठीक है ना। पब्लिक डिपॉजिट आप कह सकते हो हेल्प करता है हमारी, ठीक है ना। तो पब्लिक डिपॉजिट्स की अगर हम बात करें, ये चाहे ऑर्गेनाइजेशन है चाहे खुद पब्लिक है, दोनों के लिए बेनिफिट है, ठीक है। मुझे क्या है, मुझे इंटरेस्ट मिलेगा, मैं लगाऊंगी तो, और ऑर्गेनाइजेशन को पैसा मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं पब्लिक डिपॉजिट जो है वो दोनों को बेनिफिशियल करती है, चाहे वो डिपॉजिटर है चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है ना। पब्लिक डिपॉजिट्स की अगर हम बात करें तो वो हमें शॉर्ट और मीडियम टर्म लोन्स प्रोवाइड करवाती है, और इसमें कंपनीज जो है इनवाइट करती है पब्लिक को, एडवर्टाइज करती है, बल्कि अपनी फाइनेंशियल पोजीशन बताती है जान के, ताकि पब्लिक आए और हमारी कंपनी में फंड्स लगाए। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके भी है जो आपको पता होने चाहिए। कंपनीज जो भी है जनरली जो है, क्योंकि इसमें हमने शॉर्ट और मीडियम बोला है, तो मीडियम बोलने का मतलब है कंपनी ज्यादातर पब्लिक की डिपॉजिट्स 3 इयर्स तक ले सकती है, ठीक है ना। जो भी पर्सन डिपॉजिट करवाना चाहता है, जो भी इंटरेस्टेड पर्सन है, वो इंटरेस्ट अपना दिखा सकता है अपने फंड्स दे के। इंटरेस्ट रेट जो भी दिया जाएगा वो हायर होता है, ठीक है। अगर मैं हूँ, मैंने कहा कि मैं तो बैंक में जमा करवा देती हूँ, पर वहां मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं मिलेगा जितना कंपनीज मुझे ऑफर करेंगी, तो यहाँ इंटरेस्ट रेट हायर होता है। और ये पब्लिक डिपॉजिट्स जो है ये रेगुलेट होते हैं आरबीआई के थ्रू, ऐसे नहीं कि कोई भी कंपनी कर लेगी, तो ये आरबीआई के थ्रू जो है रेगुलेटेड होते हैं, तो ये बड़ा सिक्योर्ड मेथड है, आप कर सकते हैं। तो मेरिट्स क्या होंगे, सिंपल प्रोसीजर है, सिंपल मेथड है, कोई लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं, कोई कंडीशंस नहीं, ठीक है। जैसे लोन देने जाओ या लेने जाओ तो इतने एग्रीमेंट्स होते हैं, इसमें कोई ऐसे
एग्रीमेंट्स नहीं है। सेकंड आ जाएगा इकोनॉमिकल है, इकोनॉमिकल सोर्स है बहुत ही। वाई इकोनॉमिकल सोर्स है? बिकॉज हम जो लोन्स ऑब्टेन कर रहे हैं वो पब्लिक से कर रहे हैं, ठीक है ना। और अगर आप बाहर से ये चीजें कॉस्ट उठाए कंपनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या बैंक से, तो उन्हें महंगा पड़ता है, कॉस्टली पड़ता है, जबकि पब्लिक से उठाना उनको सस्ता पड़ता है। तो ये बहुत ही इजी इकोनॉमिकल मेथड है। नो चार्ज ओवर एसेट्स है, कोई एसेट्स की सिक्योरिटी नहीं चाहिए, ठीक है ना। फॉर रेजिंग दी फंड्स, कोई एसेट्स नहीं हमें चाहिए सिक्योरिटी रखने के लिए। और लास्ट आ जाता है नो लॉस ऑफ कंट्रोल। अब ऐसा भी नहीं है कि पब्लिक ने डिपॉजिट दिया है तो पब्लिक कहेगी हमारा ही राइट है पूरा कंपनी का, तो उनके पास कोई वोटिंग राइट्स भी नहीं है। कोई कंपनी का कंट्रोल किसी के हाथ में नहीं जाएगा, सब कंट्रोल किसके हाथ में होगा? पब्लिक, कंपनी के हाथ में ही होगा। तो पब्लिक का यहाँ कोई रोल भी नहीं है ऐसा। तो ये इसके मेरिट्स हैं। डीमेरिट्स की बात करें तो ये बड़ा ही अनसुटेबल सोर्स है, ठीक है ना। अब ये तो चलो जो पुरानी रेप्यूटेड कंपनी है उसमें तो पब्लिक भरोसा कर लेगी एंड पैसा अपना इन्वेस्ट कर लेगी, बट इन केस न्यू कंपनीज है उनको तो कोई जानता ही नहीं है, उनके लिए तो बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है टू रेज द फंड्स। सेकेंड है अनरिलायबल सोर्स है। वाई? पब्लिक कई बार रिस्पॉन्ड ही नहीं करती, कंपनी को जब पैसे की ज्यादा जरूरत होती है पब्लिक ही नहीं रिस्पॉन्स करती। पब्लिक का भी तो मूड है ना, वो लगाएगी या नहीं लगाएगी। नॉट सुटेबल फॉर लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग, ये तो शॉर्ट और मीडियम टर्म फाइनेंसिंग के लिए बेटर है। अगर लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग के लिए करना, ठीक है ना, तो पब्लिक जल्दी राजी नहीं होती, ठीक है ना। और अगर आप इसको रिन्यू करवाना चाहे तो वो भी रिन्यू नहीं करती। लिमिटेड फंड्स मिलते हैं, मतलब इन द केस हम कह सकते हैं इसमें लिमिटेड फंड्स को ही आप रेज कर सकते हैं। बड़ा डिफिकल्ट है लार्ज अमाउंट ऑफ डिपॉजिट्स को यहाँ पर रेज करना। क्लियर? एनी डाउट तो आप प्लीज साथ साथ पूछते जाएं, फिर बाद में ना हो। यस? यस मैम। क्लियर? प्रोजेक्ट्स आपके कंप्लीट हो गए? प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो गए सबके? अंजलि, हर्षना, प्रोजेक्ट्स आपके कंप्लीट है? यस मैम। फिर कब आ रहे हो स्कूल में सबमिट करवाने एक्टिविटी अपनी? आप चाहे तो अपना प्रोजेक्ट लेके भी स्कूल आ सकते हैं। अगर आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट है, जब आप एक्टिविटी देने आएंगे, हाँ जी, रिसेप्शन एरिया पे आपने सबमिट करवाना है। बाहर क्लास जरूर रख देना, क्योंकि फर्स्ट टू लेके 12th तक के स्टूडेंट्स आएंगे देने। ये ना आपके नाम का कोई और इधर उधर हो जाए। प्रॉपर अपनी क्लास, अपना सेक्शन, अपना नेम लिखा हो, ठीक है। आप तो कॉमर्स वर्ड भी लिख सकते हैं, बिल्कुल आपकी अलग लगेगी कि चलो साइंस के साथ मिक्स भी नहीं होगी। तो थोड़ा सा प्रॉपर नेम होगा तो अपना इजी हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाएगा कमर्शियल पेपर्स। कमर्शियल पेपर इज नॉट इन आवर सिलेबस। इक्विटी शेयर्स, नेक्स्ट टॉपिक इज इक्विटी शेयर्स। इश्यू ऑफ शेयर्स की बात हम कर रहे थे, तो इसमें सबसे पहला आ जाएगा इक्विटी शेयर्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, रिटेन्ड अर्निंग्स। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आ जाते हैं हमारे। Equity shares, what do you mean by equity shares? It is a very important source of raising long term capital, ठीक है ना। इक्विटी शेयर्स की अगर हम बात करें, सबसे इम्पॉर्टेंट है इसमें कि इनकी जो ओनरशिप है, या हम कह सकते हैं दे डू नॉट कैरी एनी स्पेशल राइट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। ये दो जो लाइंस है ना, दो जो आपके पॉइंट्स हैं, इनको जरूर याद रखना है। इक्विटी शेयर्स जो होते हैं इनमें ना तो एनुअल डिविडेंड की कोई वो है कि मिलेगा ही मिलेगा, कि पेमेंट होगी ही होगी, और ना ही रीपेमेंट ऑफ कैपिटल की कोई गारंटी है।
क्योंकि ये प्रेफरेंस की तरह नहीं है, इनके पास कोई स्पेशल राइट्स नहीं है फॉर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल की बात करें। और जो भी मनी रेज करते हैं थ्रू इक्विटी शेयर्स आर नोन एज इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है ना, जो शेयर्स है वो 2 टाइप्स के हैं हमारे, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो इक्विटी शेयर्स की बात करें, दे आर द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी, ठीक है ना, एंड द कैपिटल रेज थ्रू दीज शेयर्स आर नोन एज ओनर्स फंड। इसे ओनर्स फंड भी कहते हैं, ओनरशिप कैपिटल भी कहते हैं, तो किसी भी नेम से आ जाए आपने याद रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट है इक्विटी शेयर्स का ध्यान रखना है कि इनको सिर्फ पेमेंट कब मिलती है, एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, मीन्स जब ये खत्म हो जाते हैं, कंपनी बिल्कुल वाइंडिंग अप हो जाती है, तब इनको पेमेंट होती है। और रिटर्न्स इनको डिविडेंड की फॉर्म में मिलता है, पर वो भी अनएक्सपेक्टेड है, कभी मिलेगा कभी नहीं मिलेगा। तो इनके पास है क्या फायदा, इनके पास सबसे इंपॉर्टेंट फायदा ये है, इनके पास वोटिंग राइट्स है जो किसी के पास नहीं होते। ठीक है ना, they have a voting rights, they have a right to participate in the company's management। इनको पूरा राइट है कि कंपनी के जो भी वर्क होता है उसमें ये दखल देते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट की लायबिलिटी लिमिटेड होती है, हमने कंपनी का चैप्टर किया हुआ है ना, पार्टनरशिप, कंपनी, सोल प्रोप्राइटर, तो इनकी लायबिलिटी जो है लिमिटेड होती है। नेक्स्ट आ जाता है वेरी इंपॉर्टेंट मेरिट्स। मेरिट्स की बात करें तो इक्विटी शेयर होल्डर्स उन्हीं लिए जो एडवेंचरस इन्वेस्टर्स हो, जिनको अपने पैसों की कोई टेंशन ना हो, जो रिस्क उठाने वाले हो। ठीक है ना, इक्विटी शेयर्स आर सुटेबल ओनली फॉर दोज इन्वेस्टर्स हु आर विलिंग टू अज्यूम रिस्क विद हायर रिटर्न्स। उनको पता है बाद में हमें हायर रिटर्न्स मिलेंगे, तो एक बार तो जोखिम उठा ही लेते हैं वो। फिर है पेमेंट ऑफ डिविडेंड की बात करें, इट इज नॉट कंपल्सरी, तो कंपनी के लिए कोई बर्डन नहीं होता कि पेमेंट इनको करनी ही करनी है, तो ये भी एक फायदा है। सोर्स ऑफ फिक्स कैपिटल कह सकते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल ही एक ऐसा कैपिटल है विच इज परमानेंट कैपिटल ऑफ द फर्म विच कैन बी ओनली रीपेड एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन या वाइंडिंग ऑफ द कंपनी। अभी हमने बताया इक्विटी शेयर कैपिटल को हम परमानेंट कैपिटल कहते हैं, क्यों, क्योंकि ये तभी रीपे होगी जब कंपनी बंद होगी, उससे पहले कभी कोई नहीं मान सकता अपने पैसे। वाइंडिंग अप बोलते हैं जब कंपनी बंद हो जाएगी या लिक्विडेशन हो जाएगा कंपनी का। क्रेडिट स्टैंडिंग, इक्विटी शेयर कैपिटल जिनके पास भी होती है वो कंपनी का जो क्रेडिट वर्दीनेस है वो बहुत अच्छा माना जाता है, उस कंपनी का कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा माना जाता है। ठीक है, कंपनी के जो प्रोस्पेक्टिव लोन्स है, प्रोवाइडर्स है, उनमें भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ऊपर से नो चार्ज ऑन एसेट्स है, कोई एसेट्स और आपकी चार्ज नहीं होती। ठीक है ना, दे डू नॉट कैरी एनी चार्ज अगेंस्ट द एसेट्स, तो है ही नहीं। इससे क्या है, जो आपकी एसेट्स है वो फ्रीली आप कहीं भी मोर्गेज कर सकते हो, लोन्स ले सकते हो। और लास्ट हो जाता है डेमोक्रेटिक कंट्रोल, क्योंकि आपके पास वोटिंग राइट्स है, तो यानी कि आपका पूरा अधिकार है कंपनी पे, आपका कंट्रोल है। डेमोक्रेसी क्या होती है, डेमोक्रेटिक कंट्रोल का मतलब क्या है, बाय द पीपल फॉर द पीपल। तो क्योंकि हमारे पास पूरे राइट्स हैं, पूरे वोटिंग राइट्स हैं, तो हम जो चाहे मर्जी मतलब इनके साथ कर सकते हैं, कंपनी के साथ हमारी चलेगी, तो कहीं ना कहीं दे हैव वोटिंग राइट्स। क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. नेक्स्ट इज लिमिटेशंस। अब ऐसा नहीं है कि इक्विटी शेयर्स के बहुत बेनिफिट्स हैं, अभी हमने पीछे पढ़े, कुछ लिमिटेशंस भी आ रही है। फर्स्ट आ जाती है लीगल फॉर्मेलिटीज, बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती है बिफोर इश्यूइंग द शेयर टू जनरल पब्लिक। इतना आसान नहीं होता इक्विटी शेयर होल्डर्स को वो करना, तो मैनी फॉर्मेलिटीज और डिलेज काफी हो जाते हैं। रिस्क ऑफ फ्लक्चुएटिंग इनकम भी है, क्योंकि जिनको
रेगुलर इनकम चाहिए उनके लिए इक्विटी शेयर्स जो शेयर कैपिटल है वो बेटर नहीं ऑप्शन है, क्योंकि इसमें जो इनकम है वो आपकी फ्लक्चुएट होती है, एक साल आएगी तो इन साल ना भी आए। जो तैयार है इस चीज को वही इक्विटी शेयर्स में डील कर सकते हैं। वो इन्वेस्टर्स जो डरते हैं, जिनको रेगुलर स्टेबल इनकम चाहिए, वो इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते। हाई कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है, क्योंकि जनरली अगर हम देखें इक्विटी शेयर कैपिटल जो है एज कंपेयर टू अदर सोर्सेज काफी कॉस्टली पड़ते हैं। जनरली एज कंपेयर हम करें तो इनको रेज करने में ज्यादा खर्चे आते हैं। डिल्यूशन ऑफ कंट्रोल है, क्योंकि अगर आप शेयर होल्डर हो एक कंपनी के, आपने अभी तो कंट्रोल किया हुआ है, जब नए शेयर्स आप इशू करोगे तो नए शेयर होल्डर्स आ जाएंगे, फिर वो भी अपना कंट्रोल करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपकी वोटिंग पावर्स, आपकी कंट्रोलिंग पावर बढ़ जाती है किसी ना किसी के साथ, तो कहीं ना कहीं डिल्यूशन हो जाता है। और लीगल फॉर्मेलिटीज बहुत है, जैसे अभी हमने बताया, ठीक है ना। और लास्ट हम कह सकते हैं डेंजर ऑफ ओवर कैपिटलाइजेशन है। इक्विटी शेयर कैपिटल परमानेंट शेयर कैपिटल तो है, लेकिन अगर प्लानिंग ठीक से ना हो और एक्सेस में हो जाए तो ये ओवर कैपिटलाइजेशन हो जाती है। मींस वो शेयर कैपिटल यूटिलाइज ही नहीं होती, अंडर यूटिलाइज रह जाती है, जिससे कंपनी को लगता है बहुत पैसा है लेकिन अंदर पैसा है ही नहीं, वो यूटिलाइज नहीं हो रहा ठीक से, तो वेस्ट जाता है, तो ओवर कैपिटलाइजेशन भी हो जाता है। क्लियर? यस, एनी डाउट? मैम हाई कॉस्ट रिटर्न एक बार समझा दो। हाई कॉस्ट ऑफ कैपिटल पॉइंट सेकंड लिमिटेशन, द कॉस्ट ऑफ, देखिए इक्विटी शेयर्स जो है वो जनरली मोर होते हैं एज कंपेयर टू अदर्स। मींस अगर आप किसी और कंपनी से लोन उठाते हो वो आपको इजीली हो जाता है, उसमें खर्चा कम आता है, जबकि अगर आप इक्विटी शेयर से डील करते हो तो आपकी कॉस्ट ऑफ जो रेजिंग है वो कॉस्टली होती है। इक्विटी शेयर्स जो है रेज करने महंगे पड़ते हैं, क्योंकि कॉस्ट ऑफ फ्लोटेशन बहुत खर्च हो जाती है, कमीशन देना, ब्रोकरेज देना, मतलब खर्चा जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स के है वो जनरली ज्यादा होता है। एनी अदर पॉइंट? तो आज हमने जो टॉपिक किया, फर्स्ट किया पब्लिक डिपॉजिट्स, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स और कुछ उसके फीचर्स मतलब पॉइंट्स देखे, देन ट्रेड क्रेडिट, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, एंड इक्विटी शेयर्स, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। क्लियर? देखिए समझा मैं पहले भी ऑलरेडी कई बार चुकी हूँ, टेस्ट भी लिया है, लेकिन आपको हर पॉइंट क्लियर होना चाहिए, किसी पॉइंट से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना। अब इसमें एक मेरिट है इक्विटी शेयर्स में, आइडियल फॉर एडवेंचरस इन्वेस्टर्स। व्हाट डज इट मीन कि इट इज आइडियल फॉर एडवेंचरस इन्वेस्टर्स? यस, कौन बताएगा? मनप्रीत? यस मनप्रीत, प्लीज टेल। यस अंजलि? बताइए, इक्विटी शेयर इज आइडियल फॉर एडवेंचरस इन्वेस्टर्स, व्हाट डज इट मीन? मैम जो इन्वेस्टर्स रिस्क ले सकते हैं उनके लिए ये इक्विटी शेयर्स है एक तरह से। हाँ बिल्कुल करेक्ट है। वो एडवेंचरस जो इन्वेस्टर्स होते हैं जो कोई भी रिस्क लेने को तैयार है, ठीक है ना, वो आ जाएंगे
वो इक्विटी शेयर्स इजिली ले सकते हैं। तो क्या मुश्किल है, इस लाइन में ही दिया हुआ है। डेमोक्रेटिक कंट्रोल का क्या मीनिंग है? डेमोक्रेटिक कंट्रोल, यस, मैम इक्विटी शेयर्स के पास वोटिंग राइट्स है। वोटिंग राइट्स है, ठीक है। जैसे डेमोक्रेसी में होता है वैसे ही डेमोक्रेटिक कंट्रोल में भी हम यही बात कर रहे हैं। जो इक्विटी शेयर्स है उनके पास वोटिंग राइट्स है, ठीक है। वो किसी को भी वोट कर सकते हैं, किसी को भी अपना लीडर बना सकते हैं, मैनेजमेंट डायरेक्टर्स बना सकते हैं। देखिए अपने पसंद के बनाएंगे। जैसे हम अपने लीडर्स चुनते हैं, हमने मोदी जी को चुना है तो हमें लगा मोदी जी हमारे लिए काम करेंगे, ऑब्वियस हम उन्हीं को ही चुनते हैं ना जिनको हम पसंद करते हैं। तो अगर ऐसी एक कंपनी में हमारे को राइट्स मिल जाए कि किसको चुनना है, कौन हमारे लिए काम करेगा, तो ऑब्वियस है बल्ले बल्ले है फिर तो हमारे, ठीक है ना। ध्यान दिया करो और साथ साथ सब बताया करो, ऐसे नहीं कि